हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का सिलेबस एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री। सो आई होप आपको पहले के जो पार्ट्स थे वो क्लियर हो गए हों। आज की जो वीडियो है हम उसमें अपना चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अबाउट द पावर्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि मैंने आपको बताया था स्टेट क्या है। स्टेट वो सारे इंस्टीट्यूशन है एक कंट्री के अंदर जिनके पास हाई लेवल की पावर है, पूरी कंट्री को गवर्न करने की पावर है। ठीक है, जैसे आपकी जुडिशरी, आपका लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी जो भी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी आ रही है, ये सारे स्टेट होते हैं। तो बेसिकली बात हो रही थी कि ये जो स्टेट है उसे हम किस तरीके से बनाएं। क्या हम एक ऐसी स्टेट बना दें जिसमें जो सेंटर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, या फिर हम एक ऐसी स्टेट बनाएं जिसमें जो उसके प्रोविंसेस होंगे या उसकी जो स्टेट्स होंगी उनके पास अपनी ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होने वाली है और वो अपना जो भी है वो करेंगे। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि नेहरू जो हैं उनका क्या व्यू रहा था। वो कह रहे थे कि देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन ऑर्डर टू एंश्योर पीस एंड टू एंश्योर एन इफ़ेक्टिव से इन द इंटरनेशनल स्फीयर। हमने यहाँ तक समझ लिया था बातों को। अब हम आने वाली पॉइंट को भी समझ लिया था हमने कि आप क्या एविडेंसेस दे सकते हो। कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमारा झुकाव ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिटरी मतलब जो ये यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स देगा ऐसा सिस्टम को हम ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो हमने पहला जो एविडेंस है वो था कि हमने यूनियन लिस्ट के अंदर ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट को कम दे रखी हैं। कॉन्करेंट में होता क्या है कि दोनों कर सकते हैं, ठीक है, डिसाइड, पर जब भी डिस्प्यूट आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे कि स्टेट कुछ और बोल रहा है और सेंटर कुछ और, तो मानी किसकी जाती है, सेंटर की। तो इसलिए इसमें भी कंपैरेटिवली ज़्यादा सब्जेक्ट डाल दिए गए थे। तो आपने देख लिया झुकाव जो है वो सेंट्रल यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ को है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दूसरा एविडेंस कि हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हम ज़्यादातर सेंटर की तरफ झुक रहे थे, वो था आर्टिकल 356, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होता है कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की गवर्नेंस अगर स्टेट की गवर्नमेंट से नहीं संभलती है तो गवर्नर कह देता है कि जो सेंटर है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, उनका रूल हो जाता है उस स्टेट पे। दैट इज़ नोन एज प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और आर्टिकल 356 के अंतर्गत होता है ये। ठीक है, इसे इमरजेंसी भी बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि एक स्टेट में या दो स्टेट में हो रहा है, ये पूरे भारत में नहीं हो रहा। आर्टिकल 356। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो किस किस को पैसा मिलेगा, मतलब कि कैसे आपके सेंटर को पैसा मिलता है। ठीक है, और कैसे वो शेयर करके, और कैसे सिर्फ स्टेट को, कहाँ कहाँ से स्टेट पैसा ले सकती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हम इनका मतलब नहीं समझेंगे कस्टम ड्यूटी, कंपनी टैक्सेस, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। ठीक है, हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ हिस्ट्री तक ही रहेंगे। तो बेसिकली ये कहा गया है कि अलग अलग टैक्सेस जो हैं वो बांट दिए गए हैं। ठीक है, कि ये वाले टैक्सेस इसके हैं, अगर ये वाला टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है तो वो स्टेट का है, और शेयर वो ऐसे कर सकते हैं, और अगर स्टेट चाहे तो अलग से वो इन टैक्सेस पे भी मतलब ये लगा सकती है लोगों के ऊपर। तो अगर आप सेंट्रल टैक्सेस के बारे में देखोगे वो कौन से हैं, कस्टम ड्यूटी के और कंपनी टैक्सेस के। शेयर करने में क्या है, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों शेयर करते हैं सेंटर और स्टेट। तो ज़्यादा किसका रहेगा, आपको पता है कि ये डिसाइड करेगा कि कितना अलॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह से झुकाव इधर को है। उसके बाद स्टेट जो है सारे टैक्सेस को रखती है स्टेट ड्यूटीज़ वाले टैक्स से। ठीक है, और स्टेट चाहे तो लगा सकती है प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, सेल्स टैक्स, या बॉटल्ड लिक्वर के ऊपर टैक्स। ठीक है, बॉटल्ड लिकर के ऊपर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर ये स्टेट लगा देती है टैक्स, ठीक है, लगाती है वैसे तो टैक्स, बैन तो किसी किसी स्टेट में होता है पर टैक्स तो होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है
तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। अभी आपने ये देख लिया कि हमने कैसे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म क्रिएट किया था। कि फिस्कल का क्या मतलब है, पैसे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड। फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें सेंटर ही सब कुछ नहीं है, स्टेट्स को भी हमने पावर दिया है, ठीक है। फेडरलिज्म को आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि इफ़ द पावर इज़ शेयर्ड बाय मोर देन वन लेवल इन अ कंट्री, ठीक है, सिर्फ एक लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं रखती है। उसके बाद अब आपने देख लिया सब कुछ इसके कि हमें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, ये सारे व्यूज़ पढ़ लिया आपने। अब अगला जो व्यू है दैट इज़ कि हमें स्टेट्स को उनकी पावर्स देनी चाहिए, ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए। तो कोटेशन जो आपकी मतलब हेडिंग है वो है द सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक। ये किसने बोला है, दिस इज़ सेड बाय के संथानम, ठीक है। के संथानम ये मद्रास के एक रहने वाले थे, ठीक है, और ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये क्या कहते हैं कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग सेंटर बना दिया तो क्या आफ्टर मैथ रहने वाला है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग सेंटर इम्प्लीमेंट कर दिया इंडिया के अंदर तो क्या होगा। नंबर 1, ये वो पर्सन थे हु डिफेंडेड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, कि स्टेट्स को अपने अधिकार मिलने चाहिए। सेकंड, इन्होंने कहा कि क्या होगा जब सारी पावर सेंटर को दे दिया आपने, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी गवर्नमेंट है उसे दे दी, तो वो ओवर बर्डन हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोविंसेस हैं वो इम्पोवरिश हो जाएंगी, कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास होना ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर लैंड रिवेन्यू आप थोड़ा दे रहे हो कि लैंड रिवेन्यू से वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, पर जब डेवलपमेंट का नाम आएगा ना, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से हाथ जोड़कर सेंटर से मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मतलब अभी क्या कहेंगे ये कि जो आपका सेंटर है वो टूटने लगेगा, और जो आपकी स्टेट्स हैं वो एक तरह से खिलाफ हो जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। आपको पता ही है जब एक स्टेट गवर्नमेंट को जब अलॉटमेंट नहीं मिलती पैसे की, रेवेन्यू की, तो कैसे न्यूज़ में आता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी स्टेट को भी मिलना चाहिए, ठीक है, टाइम पर। तो ये सब कुछ है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्होंने क्या कहे कि या तो क्या करो कि ट्रांसफ़र सम पावर्स टू स्टेट। तो क्या होगा कि अगर आप स्टेट को भी दोगे कुछ पावर्स, ठीक है, उससे क्या होगा, सेंटर ही स्ट्रांग होगा, मतलब एफिशिएंटली काम कर पाएगा आपका सेंटर, वो ओवरबर्डन ज़्यादा काम के अंडर नहीं आ जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है जैसे अगर हम एक सिस्टम में भी काम करते हैं तो उसमें अगर हम ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जाके वो अच्छी तरीके से हम अपना वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर पाते हैं। अगर एक ही पर्सन के ऊपर सारा बर्डन डाल दो आप, तो क्या होगा, वो इंसान कोई उसके पास 24 आवर्स ही होते हैं, उसमें से सोना भी होता है। तो उसी तरीके से सेंटर को भी कम जो है बर्डन दिया जाए, स्टेट्स को भी उनके साथ शेयर करेगी तो हमारा देश अच्छी तरीके से चल पाएगा, इनका ये कहना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर नहीं देनी तो आप काम करो, ये जो फेडरलिज्म आप वर्ड जोड़ रहे हो ना कि हम स्टेट्स को पावर दे रहे हैं, है ना, जैसे बस कहने के लिए बोल रहे हो, ऐसा करो ही ना, ठीक है। सिंपली अपना यूनिटरी सिस्टम रखो। यूनिटरी सिस्टम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दे दो, आप ये बात बीच में लाओ ही ना, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही रखना है। क्योंकि नाम देखो, कोई भी चीज़ हम नाम के लिए कर रहे हैं ना, इससे अच्छा ना करें, ठीक है। कई बार मजबूरी होती है, ठीक है, तो जब वो मतलब हम उससे इम्प्रूव कर सकते हैं ना, तब हमें ऐसे नहीं नाम के लिए काम नहीं करना चाहिए। जब हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम और बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है हमें वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नाम के लिए ये सब कुछ फेडरल सिस्टम मत बनाइए प्लीज़, ठीक है। अगर ये सब कुछ ही करना है तो इससे अच्छा यूनिटरी सिस्टम बना लो अपना, ठीक है। सो दिस वॉज द व्यू ऑफ के संथनम। तो इन्होंने काफ़ी डिटेल चीज़ें दे रखी हैं। ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। थर्ड पॉइंट देखिए,
the country will have a dark future, provinces will revolt against the center। इन्होंने कहा कि रिबिलियन हो जाएगा कंट्री में अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर देखिए आप, डिमांड। ये क्या कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो हमारी क्या है कि देयर शुड बी फ्यूअर आइटम्स अलॉटेड टू द यूनियन एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में कम आइटम रखो और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। उसके बाद उड़ीसा के एक मेंबर हैं, उन्होंने कहा सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक। लाइकली का मतलब है कि ऐसा सर्टेन है कि हो सकता है ऐसा कि आपका सेंटर जो है दबाव के अंडर एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की वजह से टूट जाए, बिखर जाए, ठीक है। अगर आप दिमाग पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रेशर डाल दोगी तो वो भी काम करना बंद कर देगा एक दिन। इसी तरीके से किसी एक इंस्टीट्यूशन पे सब कुछ लोड डाल देंगे तब भी ऐसा होगा, तो इनका ये कहना है। अब 4.2 पे आते हैं, व्हाट वी वांट टुडे इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें हम 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अभी हमने जो ये जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने की बात थी वो 2 इंसानों द्वारा कही गई, एक तो उड़ीसा के मेंबर और एक के संथनम द्वारा। अब ये जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है वो नेहरू ने भी बोली है, अब वो बी.आर. अम्बेडकर कह रहे हैं, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर, मच stronger than the center we created under Government of India Act 1935, ठीक है। तो ये GOI का मतलब आप हमेशा याद रखना, ठीक है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लस यूनाइटेड सेंटर बनाना है, ठीक है। तो आप अगर कभी देखोगे ना, जो लीडर्स बोलते हैं ना, अभी के लीडर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो पहले लीडर्स जो बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, वो अगर एक लाइन भी बोलते हैं ना उसमें इतनी सारी बातें होती हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। तो इन्होंने कहा एक स्ट्रॉन्ग और एक यूनाइटेड सेंटर, मतलब सभी को साथ लेने वाला सेंटर हमने बनाना है, एंड दैट शुड बी मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी क्रिएटेड इन 1935। आपको पता है कि 1935 के अंदर एक एक्ट बना था, एक लॉ, काफ़ी सारे लॉज बने थे, उसके अंदर एक सेंटर गवर्नमेंट बनाई गई थी। इन्होंने कहा कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है हमने। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? टू स्टॉप द कम्युनल रायोट्स एंड द वायलेंस। बी.आर. अम्बेडकर ने जब देखा कि क्या रिलीजन के नाम पर लोगों ने कैसे वायलेंस क्रिएट किया, पूरे कंट्री में इतनी डरावनी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कम्युनल का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है। सिर्फ रिलीजन नहीं होता, हमें छोटी क्लासेस में बताते हैं कि जो कम्युनल है दैट मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन, बट इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू कम्युनिटीज़ के अंदर रिलीजन आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसके बाद बालाकृष्ण शर्मा हैं आपके पास, वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों बनाना है, ठीक है। आप ऐसे बेसिक पॉइंट याद रखेंगे कि किस इंसान ने कैसे कैसे पॉइंट बोले थे। अभी आपको जब नोट्स मिल रहे हैं तो आपको एक बार ही गो थ्रू करोगे आप इन सभी से, तो आपके दिमाग में ये पैटर्न्स छप जाएंगे कि अच्छा बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसे बोला था, फिर जो बालाकृष्ण शर्मा हैं उसके 4 पॉइंट्स थे, क्या क्या थे? वेलबींग ऑफ द नेशन, ठीक है, नेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से रखने के लिए। मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब कि जैसे आप मान लो कि अगर आपकी कोई सिस्टम है उसमें कोई लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो सारी चीज़ों को अगर कर ही ना पाए, ठीक है, सारी हर एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंग ना काम करा पाए, तो फिर क्या होगा, जो एक्चुअल में उनका प्लान है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे, हम उसे अच्छी तरीके से मोबिलाइज़ कर सकें कि ये रिसोर्स का ये काम करना है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंड द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन अग्रेशन। तो आपको पता है कि उस समय पे क्या हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, और उस समय पे अगर आप पोल साइंस के स्टूडेंट हो तो आप याद रखेंगे कि 1947 में
जो है ऐसी सिचुएशन थी कि यूएसएसआर और यूएसए जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, और ये चीज़ ख़त्म होती है इन 1991, ठीक है। 1945 से ये सब कुछ शुरू हो जाता है, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो काफ़ी वर्ल्ड में गड़बड़ थी, तो उस चीज़ को संभालने के लिए जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर के बारे में पढ़ेंगे, और इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। ये कह रहे हैं सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। हम पहले क्या थे, पार्टीशन से पहले एक ऐसी सिचुएशन थी हमारी कंट्री में कि देन एंड वर्सेस नाउ, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं देन वर्सेस नाउ, तो ये भी यहाँ पे वही है कि जो पार्टीशन है उससे पहले का सिचुएशन क्या था और अभी पार्टीशन हो चुका है तो अब क्या है, ठीक है। ये आज की 2021 की बात नहीं है, ये पार्टीशन जब हो गया, समझ लो अभी हुआ है, तो अभी क्या हो गया। तो पहले होता था पार्टीशन से पहले कि वी हैव टू गिव कंसीडरेबल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, ठीक है। किसकी वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से। अभी आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि मान लो ये इंडिया है और पाकिस्तान भी साथ में ही है, क्योंकि उस समय पे अभी पार्टीशन नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि ऐसे हमने प्रोविंसेस, ये बिल्कुल रफ़ डायग्राम है, आपको पता है इंडिया का मैप कैसे होता है और क्या सब कुछ। तो मान लो यहाँ पे और यहाँ पे मुस्लिम लीग जीत गई है, और यूनियन गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स कांग्रेस ही बनेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जीतती थी, ठीक है। मुस्लिम, जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम लोग होते थे वहाँ पे ये जो है जीत जाती थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम कुछ मुस्लिम लीडर्स द्वारा बनाई गई एक ऐसी पार्टी जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है। तो अब जो यूनियन है वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। अब आप ये बात समझिए कि अगर आपको मुस्लिम लीग को मनाना है तो आप क्या कहोगे कि जहाँ जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पे हम आपको पूरी ऑटोनॉमी दे देंगे, आपके इश्यूज़ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तभी जाके शायद मुस्लिम लीग मान जाए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया था कि अगर सेंटर गवर्नमेंट पे भी कांग्रेस बनती है तो हम इसे वीक बनाएंगे और यहाँ पे सारी प्रोविंसेस को हम स्ट्रांग बनाएंगे। तो पहले का ये सिचुएशन था, हमारी मजबूरी थी, ठीक है। पर अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ अब हम एक यूनिटरी सिस्टम चाहते हैं, और वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंगली अभी हमारी कंट्री में लागू भी हो रखा है। तो इसलिए हम आज मजबूर नहीं हैं कि हमें ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो कांग्रेस बनेगी तो उसे वीक कर दें हम, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहले मजबूरी होती थी पर अब नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा 5th टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ द नेशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ कि वैसे एज स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो देखिए अभी लैंग्वेज ऑफ द नेशन का क्या मतलब है, नेशनल लैंग्वेज हमें कोई बनानी है या नहीं बनानी, इस बात पे चर्चा होने वाली है। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके सामने डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो फिर अब आप आराम से समझना कि चल क्या रहा है। अभी ये जो टॉपिक था दैट वाज इंटेंसली डिबेटेड टॉपिक फॉर मंथ्स, ठीक है। तो अभी हम नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस समझते हैं। ऑफिशियल वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि ऑफिस पर्पस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, और अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर हमारा लेजिस्लेचर किसी लैंग्वेज को खिताब दे दे कि ये जो, या फिर ये 4 लैंग्वेजेस जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होगी, पेपर वर्क के लिए ये यूज़ होगी, तो वो होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल मतलब हमारी राष्ट्र की भाषा, ठीक है। ये ऑफिशियल वर्क डिफरेंट है, यहाँ पे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हम इस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। और हमें ये नेशन वाइड रिकग्निशन दे रहे हैं, खिताब दे रहे हैं कि ये वाली लैंग्वेज सबसे ऊपर है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। हमें ये रिप्रेजेंट करती है ये वाली भाषा, ठीक है, हिंदुस्तानियों को, भारतीय लोगों को, तो वो हो गई नेशनल लैंग्वेज। तो आप देखोगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज ये सेंटिमेंट्स से जुड़ी हुई लैंग्वेज होगी अगर हम बनाएंगे, और ये जो है पेपर वर्क के लिए है, ठीक है। अब आप देखोगे डिस्प्यूट था क्या, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आप पढ़ेंगे 1930s नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी। अभी
आप समझो कि अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, समय है 1930 1931 वाला, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप समझो, ठीक है। अभी हुआ क्या था, हिंदी के शब्द और उर्दू के शब्द मिक्स होके एक ब्लेंड होके एक भाषा बनी थी जिसे हिंदुस्तानी बोला जाता था, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे आजकल हमारी लैंग्वेज होती है जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, अभी आप देख रहे हो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, इसमें क्या है, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो आप देख सकते हो भाषा कैसे दो भाषा एक दूसरे में मिक्स होके एक न्यू लैंग्वेज को फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मेरी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ी पंजाबी आती है, थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ी हिंदी आती है, थोड़ी हरियाणवी आती है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ। तो इससे क्या है, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1930s के टाइम पे ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हिंदी के शब्दों और उर्दू को शब्दों को जब मिक्स करके जो लैंग्वेज बन रखी है हमारी भारतीयों की, वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को हम अपनी नेशनल राष्ट्रीय भाषा मानेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो हिंदी थोड़ा ऐसे हो गया कि थोड़ा जो लोग इधर रह रहे हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया रह रहे हैं जैसे हम सभी, ठीक है। उर्दू वो लोग जो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडिया के रह रहे हैं, तो जैसे अभी भी वहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, उर्दू ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो दोनों को मिक्स करके एक ऐसी लैंग्वेज दी जो सभी को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो अभी कांग्रेस ने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ये लैंग्वेज हिंदुस्तानी सभी को रिप्रेजेंट करती है। महात्मा गांधी भी कहते हैं दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, दिस इज़ ईजिली अंडरस्टूड ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। सभी समझते हैं, सभी को ऐसा नहीं है जैसे आज के टाइम पे क्या है, हिंदी अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ बात करेंगे, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न को आती है हिंदी, पर कईयों को नहीं आती क्योंकि उनके रीजन में नहीं बोली जाती। साउथ इंडिया में जाओगे बहुत लोगों को आती है, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि उन्हें तेलुगु, तमिल एट्सेट्रा ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो हिंदी के साथ ऐसा केस नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तानी सभी को आती थी, इजीली अंडरस्टूड थी, इसलिए हमने कह दिया था कि हाँ नेशनल लैंग्वेज हम बना देंगे। सो दिस यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर कंपोजिट लैंग्वेज एनरिच्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है। अलग अलग कल्चर जब मिक्स हो जाते हैं तो एक बहुत सुंदर सी भाषा बनी थी हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। काश अभी भी होती है। मुझे उर्दू जैसे हम सुनते हैं तो आप देखोगे उर्दू के जो शब्द होते हैं जो कई बार हम भी यूज़ करते हैं वो बहुत बहुत बोलने में बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक कंपोजिट लैंग्वेज थी उस समय पे, वर्ड्स जो हैं बहुत सोर्सेस से जो है ऐड किए गए थे इस लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में। दिस वाज मल्टी कल्चरल लैंग्वेज, ठीक है। इट वाज आइडियल लैंग्वेज, ये परफेक्ट लैंग्वेज थी विच कैन यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी हिंदुस्तानी बोलते हैं, नॉर्थ है साउथ है सभी हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो मैं ये इनडायरेक्टली पहले बोल रही थी, पर यहाँ पे आपकी बुक में भी दे रखा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो उर्दू बोलते हैं, हिंदू जो है वो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। मैंने हर एक जगह हिंदी की जगह हिंदू लिख दिया था, तो जो हिंदू हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये यूनिफाई करने वाला काम है कि किसी को ऐसे ना लगे कि हमारी भाषा को नहीं बनाया, ठीक है। तो ऐसे है। अभी क्या हुआ, एक चेंज आएगा एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कैसे लिखोगे मैं आपको पहले बताती थी, अब फिर से बता देती हूँ। 19 से पहले आता 18 और 19 लिखो, पहले 01 और 00, ये जो टाइम पीरियड है ये 19th सेंचुरी है। एंड का मतलब है जो थोड़े से एंड के ईयर रह गए हैं, ठीक है। तो ये समय वो था जब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खड़ा हो रहा था, ठीक है। पॉलिटिक्स और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ से लैंग्वेज को जोड़ा जा रहा था। तो उस समय पे रिलीजियस आइडेंटिटी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगी थी, कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे। तो अब क्या हुआ, जैसे हिंदी और उर्दू है उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट होने लग गया, मतलब ये अलग अलग निकलने लगे कि हिंदी के शब्दों को अलग लोग बोलने लग गए। जैसे अभी मैं हूँ,
मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज से मैंने इंग्लिश नहीं बोलनी, इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोलूँगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज कर रखा था, हम उनकी लैंग्वेज क्यों बोलें। तो ये ऐसे जो पॉलिटिक्स वाला व्यू पॉइंट आ गया लैंग्वेज में, ऐसे ही उस समय भी हुआ था कि उर्दू तो मुस्लिमों की भाषा है, हम तो सिर्फ हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हिंदी का संस्कृताइजेशन होने लग गया। मतलब जो हिंदुस्तानी में पर्शियन और अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हुआ करते थे, उर्दू के वर्ड हुआ करते थे, वो जो है बाहर निकाल दिए गए, रिमूव्ड फ्रॉम हिंदुस्तानी, और बचा क्या, हिंदी, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से क्या हुआ, उर्दू के साथ हुआ। जो हिंदुस्तानी के अंदर उर्दू थी, उर्दू बोलने वाले लोगों ने सिर्फ उर्दू के पर्शियनाइज्ड उर्दू बोलना शुरू किया, मतलब उसमें कोई भी हिंदी का शब्द नहीं यूज़ किया जाएगा। तो हिंदुस्तानी के दो हिस्से हो गए, पहले दो हुआ करते थे, मिक्स होकर हिंदुस्तानी बनी थी, अब फिर से दो हो गए हैं। हिंदी को संस्कृताइज कर दिया गया और उर्दू को पर्शियनाइज कर दिया गया, मतलब सिर्फ उर्दू सिर्फ हिंदी, ठीक है। इस तरीके का जो है प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये देख लिया कि अब क्या हो गया, चेंज हो गया सब कुछ। अब हिंदी अलग, उर्दू अलग। अब अगर हिंदी को बना देंगे नेशनल लैंग्वेज तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सारी लैंग्वेज, बिहारी, जो भी लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया में, वो लोग अलग फील करेंगे, राइट। और अगर हम नहीं बनाते तो जो हिंदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो कहेंगे। अभी हम वही सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। अ प्ली फॉर हिंदी, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट इन अ लीगल मैनर, ठीक है। तो अभी हिंदी के लिए देखिए, ये आरवी धुलेकर, अभी आपको मैं दो तरीके दे रही हूँ लर्न करने को। ये वो इंसान हैं जो कि मतलब ऐसे कहेंगे कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे, अगर उन्हें हिंदी नहीं आते तो यू डोंट डिज़र्व टू सिट इन दिस हाउस, ठीक है। तो मतलब इनकी ऐसी कट्टर सोच थी कि किसी को एक भाषा ना आने पर इंसल्ट कर रहे हैं, ऑफिशियली इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, मैं इनका नाम याद करने की ट्रिक आपको बता दूँगी। सो ही वॉज अ कांग्रेस मैन फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस मैंने बताया आपको, यूपी, उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। ही मेड एन अग्रेसिव प्ली फॉर हिंदी, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो हिंदी में ही बनाया जाए। अग्रेसिव प्ली का क्या मतलब है, गुस्से में रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो अभी आप पढ़ना, इनकी स्पीच पढ़ना। तो अभी ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा जा रहा था, ये कह रहे थे ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में ही बनाना चाहिए। इनकी ये बात थी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इनके खुद के शब्दों में आपकी बुक में लिख रखा है, पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। यहाँ पे जो बैठे हैं हाउस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं इंडिया के लिए, एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली। जिन्हें हिंदुस्तानी नहीं आती वो लोगों को यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे बैठ सकें, वो इस योग्य नहीं है। दे बेटर लीव, वो अच्छा होगा यहाँ से चले जाएं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसल्ट की जा रही है। अभी क्या हुआ, पूरे हाउस में कमोशन हो गया, क्योंकि जो लोग चाहे हिंदी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर ऐसा तो नहीं करेंगे कि किसी को हिंदी नहीं आती तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ। तो इसलिए क्या हुआ, सारे हाउस में हलचल मच गई, कमोशन को मतलब हलचल मच गई। अभी सब कुछ शांत इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू ने इंटरवेंशन की, समझाया कि भाई शांत रहो, ठीक है। 3 साल बाद फिर से ये इशू उठता है, ठीक है। ये बिल्कुल शुरुआती टाइम का बात है कि मतलब ये पूरे 3 साल, आपको पता है कि दिसंबर 1946 से 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये 3 साल में ये बार बार उठता रहा ये इशू। अब आप पढ़ोगे 12 सितंबर 1947 को क्या हुआ था।
तो अभी 12 सितंबर 1947 का समय था, मैंने आपको बताया। तो एक डिसीजन आता है फ्रॉम लैंग्वेज कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो भाषा की एक कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसने एक डिसीजन बताया, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला था, ठीक है। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ता है, राइट, कि चलो ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सारे लोग रिप्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी सभी को ही नहीं बोलते हैं, तो फिर हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला निकाला गया, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो एक्चुअल में 3 कैटेगरीज़ हैं, एक है हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अभी आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में एक छोटा सा मैं वो बता दूं, जैसे हिंदी है और संस्कृत है, उसमें क्या ये क ख ग ये यूज़ करते हैं, इसे देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे देवनागरी होता है, देवनागरी नहीं होता। मैंने मतलब पढ़ा था कि देवनागरी मतलब एक ऐसी भाषा जो कि भगवान के नगर में से आई है, ठीक है, ये ऐसी स्क्रिप्ट है। तो संस्कृत भाषा है, आपको पता है, और हिंदी भी एक भाषा है, पर दोनों की स्क्रिप्ट देखोगे, ये जो इनके सिंबल्स होते हैं क ख ग, ये देवनागरी दोनों सेम है। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ABCD, ये स्क्रिप्ट है, पर इससे जब हम जोड़ के एक भाषा बना लेंगे वो इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। इन सभी को जोड़ जोड़ के हम एक तरीके की भाषा बनाएंगे, एक हिंदी बन जाएगी, संस्कृत बन जाएगी। तो भाषा ये होती है, स्क्रिप्ट होती है ये जो सिंबल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। इंग्लिश को पहले 15 साल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब आप देखेंगे कि अब ये है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इंग्लिश और हिंदी, और हर एक प्रोविंस क्या करेगी, अपना एक रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेगी कि ऑफिस वर्क के लिए, पेपर वर्क के लिए आप इस लैंग्वेज को रिकग्निशन दिलवाना चाहते हैं कि इसमें हमारा कागजी काम है, कार्य है, वो हो सके, ठीक है। सो दिस क्रिएटेड अ पीसफुल डिससेटिस्फैक्शन। तो आपको पता है कि आप चलो क्या हो गया ये, ठीक है, जब आपको होता है कि एक वो निकल गया, ठीक है, कंक्लूजन निकल गया सारे डिबेट्स का, फिर भी आप शांत हो पर मन में बड़ी डिससेटिस्फैक्शन है। तो उस तरीके का जो RV धुलेकर जैसे लीडर्स थे जो हिंदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनके मन में एक ऐसी फीलिंग क्रिएट हो गई थी। तो RV धुलेकर, इनके नाम में यार धुलेकर, ठीक है, मतलब इन्हें अपने थॉट्स की थोड़ी सी धुलाई करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आपको इंग्लिश आती है और आप दूसरे इंसान को इंसल्ट कर रहे हो कि आपको हिंदी ही आती है या कोई और लैंग्वेज ही आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती, कितनी बुरी बात है। तो इंसल्ट करना, देखो उस बंदे का शायद किसी जॉब के लिए वो नहीं बैठ पाए, ठीक है, पर आप देख सकते हो कि आप इंसल्ट तो ना करें, ठीक है, पर इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें अपने थॉट्स को थोड़ा धोने की ज़रूरत है। तो RV धुलेकर, मैंने आपको बताया था कि आई विल गिव यू अ ट्रिक, अगर आपको पसंद आई है तो ऐसे लर्न कर लेना, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। अब आपने पढ़ लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस किस को बनाया गया। तो धुलेकर फिर से एक बार स्पीच देते हैं, ये कहते हैं कि अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, मतलब मैं चाहता हूँ कि नेशनल लैंग्वेज ही बनाया जाए, आई डू नॉट वांट कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और इनकी आवाज़ की जो टोन थी दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थे आपके असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इन्हें बार 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 बोला कि आई डू नॉट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस, कि मुझे अब ये विश्वास है कि अगली बार से आप इस तरीके से बात करके अपना केस, अपनी बात को हमारे सामने नहीं रखेंगे, मतलब अपनी डिस्टर्बिंग टोन को रिस्पेक्टफुल टोन में कन्वर्ट करेंगे। बार बार ये वार्निंग देते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं फियर ऑफ डोमिनेशन पे। इसमें हम 3 व्यू पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड आई एम सॉरी द दिवाली सीज़न इज़ ऑन, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ वैसे तो शायद ना आए,
क्योंकि मैंने माइक को कनेक्ट किया है, बट इफ़ इट हैपन्स आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पहला जो है थॉट फियर ऑफ डोमिनेशन में, दैट इज़ फ्रॉम श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास। तो ये कह रहे हैं, आपको पता है साउथ से हैं तो कहेंगे कि हिंदी को नहीं बनाना चाहिए, तो वही सेम चीज़ है। ऐसे हम जोड़ के पढ़ लेते हैं कंसेप्ट को, एक तरह से अलग अलग तरीके होते हैं कैसे लर्न कर सकते हैं हम। तो ये कहते हैं कि पहले हिंदुस्तानी थी तो कंट्रोवर्सी नहीं थी, बट नाउ इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। ठीक है, साउथ की बहुत ज़्यादा ओपोजिशन हो रही है अगेंस्ट हिंदी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है, क्योंकि साउथ में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, उन्हें हिंदी शायद समझ में आती हैं, कई बहुत सारे ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इट वेरी प्रॉपरली। और ये कोई बुरी बात नहीं है, दे नो देयर लैंग्वेजेस, दे नो इंग्लिश, कई लोगों को इंग्लिश भी आती है, सो दिस इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी पहले बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव एंड कंपोजिट करेक्टर वाली है, ठीक है, थी, पर अब नहीं रही है वो। फियर अमंग डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स की हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, हमारे ऊपर हिंदी को थोपा जाएगा एक तरह से। क्या है, राष्ट्रीय भाषा है, मतलब हर एक इंसान को आती है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, पर इन रियलिटी नोबडी नहीं, सम पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मतलब क्या है, थोपा जा रहा है, तो वो चीज़ है कि वो नहीं हम करेंगे। तो आपने डिसीजन में भी देख लिया कि नेशनल लैंग्वेज हमारी इंडिया की कोई भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इंडिया की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद श्री शंकरराव देव, ठीक है, ये बॉम्बे के हैं, ये कह रहे थे कि मैं हिंदी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ और मैं महात्मा गांधी का फॉलोअर भी हूँ, हिंदुस्तानी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार क्या बोल रहे हैं, मद्रास से। ये आपने देख लिया मद्रास से हैं, तो ये भी कहेंगे कि इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड, फोर्सफुली इम्पोज्ड। तो ये कह रहे हैं कि हिंदी को अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठने लायक ही नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो अग्रेसिवली थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर, एंड देयर विल बी बिटर फीलिंग्स लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप इसे नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तो फिर कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, दे विल हैव अ बिटर फीलिंग बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि व्हेन वी वांट टू लिव टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनाइटेड नेशन देयर शुड बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट। ठीक है, जब हम साथ में रहना चाहते हैं, हमें ब्रदरहुड की फीलिंग से रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की नीड्स को समझना चाहिए। ठीक है, एंड नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग थिंग्स ऑन पीपल। हम किसी इंसान को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये वाला काम ज़्यादातर लोग करते हैं हमारी नेशन में, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको भी यही भाषा बोलनी पड़ेगी। कि हमें अगर अच्छी तरीके से रहना है, सो वी शुडंट फोर्स एनीबडी। ठीक है, चैप्टर का कंक्लूजन, आई होप आपको अच्छा लगा पढ़कर पूरा चैप्टर। ठीक है, कंक्लूजन में 2 बातें कही हैं। आपने ये बात देख ली, हमने बहुत सारी डिबेट और डिस्कशन करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और एक ऐसा टाइम आता था जब सभी लोग कहते थे कि यस दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, चाहे उससे पहले वो कुछ और अलग बोल रहे हैं, बट दे यूज टू बिल्ड अ कंसेंसस कि यस ये बेस्ट डिसीजन है। अभी आपके इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट है सब्सटेंशियल एग्रीमेंट ऑन वन थिंग। ठीक है, आपने देखा हर एक बात पे डिबेट हो रही है, हर एक बात पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है एक दूसरे के साथ, बट इंटरेस्टिंगली इंडिया एक ऐसा देश था, मतलब मैं कहूँगी कि जिसने सबसे पहले ना एक डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल वोटिंग राइट दिया। ठीक है, इतना ज़्यादा प्राउड फीलिंग वाली बात है ना यार ये, कि क्या हो रहा था, हमारे से पहले जो डेमोक्रेसीज थी जैसे यूएस और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स, वो पहले उन्होंने वोटिंग का राइट दिया ओनली टू मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिनके पास ज़मीन जायदाद है। फिर कुछ समय बाद मैन ऑफ एजुकेशन, जो पढ़े लिखे लोग हैं। फिर बहुत सारा स्ट्रगल करके मैन, देख रहे हो आप, मैन मतलब ओनली मेल, नो फीमेल। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैन ऑफ वर्किंग क्लास। फिर उसके बाद जो लेबर लोग हैं
उन्हें दिया गया, ठीक है। तो मेन मतलब वेमेन को, गर्ल्स को नहीं है कोई वोटिंग राइट। बहुत सारे टाइम बाद फिर वेमेन को वोटिंग राइट दिया गया। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज जो आज के टाइम पे हैं उनकी भी सोच कहाँ से शुरू हुई थी। पर हमारा एक देश ऐसा था विच गेव वोट टू एवरी अडल्ट इंडियन, सच अ प्राउड थिंग यार, कि 1947 में हम आज़ाद हुए। जब हमारा सबसे पहला इलेक्शन 1951-50 में हुआ था, तो हर एक इंसान, ठीक है, जो 21 ईयर्स से ऊपर था उसने वोट दिया था। कुछ समय बाद ये 18 ईयर्स कर दी थी कि 18 ईयर्स और उससे ऊपर की जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की, चाहे किसी धर्म का, ठीक है, चाहे उसकी स्किन की टोन जैसी मर्जी है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर टू टेक अवे, कि हम भेदभाव नहीं करते शुरुआत से, और हमें ये बात अपने अंदर भी लेके आनी है। उसके बाद सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। ये भी यार, ये चैप्टर ना आपको बहुत सुंदर तरीके से एक बहुत अच्छा इंसान बनने को कह रहा है, जिसके मन में चाहे कोई इंसान, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, या फिर किसी भी जेंडर से बिलोंग कर रहा है, आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाह रही है चैप्टर की आप एक परफेक्ट सिटीज़न बनो, ठीक है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और अपना व्यू पॉइंट बनाने का, कि क्या सही है और क्या गलत। आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा है। आखिरी पॉइंट ऑफ द चैप्टर सेक्युलरिज्म। तो इन्होंने कहा सेक्युलरिज्म, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। कई ऐसी स्टेट्स होती हैं जो एक ही रिलीजन को सबसे ऊपर मानती हैं, ठीक है, कि मान लो हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम स्टेट, ठीक है। कई ऐसी स्टेट्स होती हैं जो रिलीजन जो है उससे बिल्कुल कट जाती हैं, ठीक है, मतलब रिलीजन को एक तरह से ऐसे कहती है ख़त्म करो, ठीक है। ये दूसरी अथीस्ट स्टेट बोलते हैं जिसे, किसी में भी विश्वास ना रखना, ठीक है, हेट्रेड टूवर्ड्स रिलीजन, की रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसी फीलिंग वाली। एक आपको बता दिया मैंने जो रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जो एक ही रिलीजन के ऊपर काम करती है। तीसरी टाइप की हमारी नेशन होती है, ठीक है, सेक्युलर नेशन, जो कि सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करती है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं बनाती, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हमारी अभी सरकार जो भी कर रही है, ठीक है, उसकी बात नहीं चल रही, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो टर्म है वो प्रीएम्बल में नहीं थी उस टाइम पे, पर फिर भी हमारी बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस थे, राइट्स थे, जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता था कि हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक होता है। सेकंड है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। तीसरा राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14, 16 एंड 17 के अंदर ऐसा ये चीज़ एडवोकेट की गई है कि सारे रिलीजन इक्वल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिलीजन की फ्रीडम दे रखी है हमें, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की फ्रीडम दे रखी है कि कोई भी कम्युनिटी को अपने कल्चर को सेव करना है, अपने कल्चर को आगे प्रमोट करना है, उसे कोई रोकेगा नहीं, इक्वालिटी का राइट दे दिया आपको। और कई सारी चीज़ें की गई कि हमने ऐसा नहीं किया कि वी हैव सेपरेटेड द स्टेट एंड रिलीजन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है कि स्टेट तो कुछ भी कर ले, रिलीजन को छेड़ ही नहीं सकती, कि इस चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट करने कर ही नहीं सकती, हाथ ही नहीं लगा सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया, वो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में से ही था। हमने ये चीज़ बंद करी कि देयर शुडंट बी एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द स्टेट रन्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि हिंदुओं के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस सुनाए जा रहे हैं, वहाँ पे सेकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। आप वहाँ की कभी प्रेयर को देखना, वैसे मेनली सारी प्रेयर्स ऐसी होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पर फिर भी ये एक लॉ है। उसके बाद देयर शुडंट बी एनी रिलीजियस एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं होगा कि
आप किसी रिलीजन के हो तो तभी आपको ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है। तो आई होप आपको समझ आया कि 3 साल में अलग अलग आइडियाज़ अनफोल्ड हुए, अलग अलग डिसीजंस दिए गए और हमने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आई होप आपको अच्छा लगा मेरे साथ पढ़कर। आपने जितना भी पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा टू कनेक्ट विद यू। मुझे लगता है ये वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट ब्लेसिंग था कि मैं आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल। आई होप आप बहुत अच्छा करके आओगे पेपर को, ठीक है। और I wish you very, very best of luck for your bright future. Bye bye.